हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां ऑनलाइन होना एग्जिस्ट करने जैसा, मौजूद होने जैसा है। लेकिन सवाल है कि जो ऑफलाइन है, क्या वो हमारे समाज का हिस्सा नहीं है? क्योंकि जब आप डिजिटल क्रांति की बात सुनते हैं तब आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि जो लोग डिजिटल नहीं हैं, उनके लिए इस क्रांति में क्या स्थान है? जीएसएबी की रिपोर्ट देखें तो इंटरनेट का उपयोग करने वाले 60% लोग यह नहीं जानते कि मोबाइल इंटरनेट होता क्या है, कैसे मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये डिजिटल डिस्पैरिटी आज के युग की सच्चाई हो चुकी है। कोविड-19 ने हमें दिखाया कि डिजिटल एक्सक्लूजन जो है वो क्या होता है। स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए और उसकी जगह पर गोल गोल घेरे वाली स्क्रीन आ गई। सवाल है किसके पास ये स्क्रीन मौजूद थी? एक चेतावनी दी है कि अगर इनोवेशन और एडॉप्शन इनकी खाई नहीं भरी गई तो भारत 2047 के डिजिटल सॉवरेनिटी लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही अपनी रफ्तार खो सकता है। आई एम बिकॉज आई एम ऑनलाइन, आई एग्जिस्ट बिकॉज आई एम ऑनलाइन। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां ऑनलाइन होना एग्जिस्ट करने जैसा, मौजूद होने जैसा है। लेकिन सवाल है कि जो ऑफलाइन है, क्या वो हमारे समाज का हिस्सा नहीं है? एक समय था जब असमानता का मतलब केवल जाति, केवल वर्ग या इस तरह की जो कैटेगरीज हैं उनसे तय होता था। लेकिन अब एक नई असमानता समाज में घर करती जा रही है। और ये असमानता क्या है? ये असमानता है जो नेटवर्क से तय होती है। ये एक नई दीवार खड़ी हुई है जो बांट रही है। एक ऐसी दीवार जो सामान्यतः दिखाई नहीं देती क्योंकि यह डिजिटल है। आज भी भारत के लगभग 47%, 47% लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट से बाहर हैं और महिलाएं पुरुषों की तुलना में 33%, 33% कम मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं। ये पुराने ज़माने की बात नहीं कर रहे हैं, आज की सच्चाई बता रहे हैं। हम आज के इस वीडियो में डिजिटल डिवाइड को समझने की कोशिश करेंगे, उससे होने वाले बहिष्करण को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं प्लीज सिट डाउन। आज भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही है। 2023 में इसकी कीमत 370 अरब अमेरिकन डॉलर थी, जो कि एक दशक पहले अगर सिर्फ 10 साल पीछे चले जाएं तो 108 अमेरिकी डॉलर थी, यानी तेजी से बढ़ रही है। ये एक ऐसी खाई है, इतनी तेजी से ये गैप बढ़ रहा है, जिस गैप को अगर आज नहीं समझेंगे तो हमारे लिए भविष्य बहुत मुश्किल होने वाला है। आप इस बात को समझिए कि ये जो अदृश्य लकीरें हैं, जो कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड के बीच की जो लकीरें हैं, वो एक बड़ी खाई बनती जा रही है। कनेक्टिविटी का सवाल है, डिवाइसेस का सवाल है, जेंडर का सवाल है, कास्ट का सवाल है, लैंग्वेज का सवाल है, डिसेबिलिटी का सवाल है, कई बार तो कैपेबिलिटी का सवाल है। क्योंकि सच्चाई ये है कि जब अब आप नीतियां बनाते हैं, जब आप अपने विचार बनाते हैं, तब आप अक्सर केवल उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाते हैं जो कनेक्टेड हैं, और जो कनेक्टेड नहीं हैं वो लुप्त हैं, और जो आउट ऑफ साइट होता है वो आउट ऑफ माइंड हो जाता है। ये लगातार हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब आप डिजिटल क्रांति की बात सुनते हैं तब आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि जो लोग डिजिटल नहीं हैं, उनके लिए इस क्रांति में क्या स्थान है? और एक तरह का एक्सक्लूजन अब तय हो रहा है आपके कनेक्टेड या नॉट कनेक्टेड होने से। ये सही है कि आपको घर घर ब्रॉडबैंड दिखाई दे रहा है, हर गली में आपको डिजिटल सेवाएं दिखाई दे रही हैं, लोगों के हाथ में मोबाइल दिखाई दे रहे हैं, इसलिए बहुत उम्मीद जागती है। और उम्मीद कई सारी चीज़ों में। आप कहते हैं कि देखिए बैंकिंग कितनी आसान हो गई है, ऐप्स तैयार हो गए हैं, टेलीमेडिसिन हो गई है, ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, ई कॉमर्स हो गया है, ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं जो एआई से तैयार हो रही हैं। लेकिन हकीकत ये है कि बावजूद इसके कि हमने काफ़ी तरक्की की, कई सारे नए आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स दिखाई दिए, यूपीआई दिखाई दिया, डिजी लॉकर दिखाई दिया, डिजिटल पेमेंट्स दिखाई दी, लेकिन इसके बावजूद कनेक्टिविटी जो है वह, उसकी सीमाएं हैं। लेकिन एक और बात है, कनेक्टिविटी अपने आप में एजेंसी देती हो ये भी एक भ्रम है, इसे भी आपको समझना पड़ेगा।
तो एक तरह का एक्सक्लूजन जो है वह आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा है और हम इस डिजिटल एक्सक्लूजन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे काम करता है, कौन लोग पीछे छूट जाते हैं, किन पर इसका असर होता है, हम क्या कर सकते हैं जिससे कि यह बदलेगा। अगले कुछ मिनट हम इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो एक्सक्लूजन है, जो डिजिटल दुनिया का एक्सक्लूजन है, जिसे डिजिटल डिवाइड भी कहा जाता है, उसका एक्सटेंट क्या है, किस लेवल तक है, कौन एक्सक्लूडेड है और क्यों एक्सक्लूडेड है। जैसा मैंने कहा 47% ऐसे लोग हैं जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते और ये महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 33% ज्यादा है। अगर आप रूरल इंडिया की बात करें, ग्रामीण भारत की बात करें, तो 51% महिलाएं मोबाइल फोन की मालिक नहीं हैं, जबकि 80% लोगों के पास मोबाइल है। यानी महिलाओं के पास या तो मोबाइल नहीं है या फिर वे जिस मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं वह मोबाइल उनका नहीं है। वो अपने बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करती हैं या कोई घर का मोबाइल है जिसको सब लोग इस्तेमाल करते हैं। यह इक्विटी नहीं देता, यह समानता या बराबरी नहीं देता। इस बात को समझें। अगर आप जीएसएमए की रिपोर्ट देखें तो इंटरनेट का उपयोग करने वाले 60% लोग यह नहीं जानते कि मोबाइल इंटरनेट होता क्या है, कैसे मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ध्यान रखिएगा, जब हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो इंटरनेट अब वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि मान लीजिए रेलवे लाइन है, जैसे कि मान लीजिए सड़क है, जिसका फायदा आप तब तक नहीं उठा सकते जब तक कि आप वास्तव में आपके पास एक तो वह व्हीकल हो जो कि सड़क पर चले, आपके पास ईंधन खरीदने के पैसे हों और ड्राइविंग करने का हुनर हो। अगर ये तमाम शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो फिर आपके लिए सड़क का होना या ना होना एक बराबर है। आपको सीधे उसका लाभ नहीं मिलेगा, आपको बरास्ता किसी और तरीके से उसका लाभ मिलेगा, अगर मिलेगा तो। हालांकि कुछ लोग का कहना है कि मोबाइल इंटरनेट बहुत सारी जगह पे पहुंचा है, स्मार्टफोन बढ़ा है, कई घरों में अब मोबाइल फ़ोन है। ये यहाँ पर वह सवाल आता है जिसे मैंने अभी कहा था। अगर मान लीजिए आपके पास एक डिवाइस है भी, तो वह डिवाइस होना, आपके पास उसका मालिकाना हक होना अपने आप में आपको एक्सेस नहीं देता। आपके पास फ्रीडम नहीं है, आपके पास डेटा की लिमिटेशंस हैं, आपका जो इक्विपमेंट है, आपका जो डिवाइस है वह पुराना है। इस वजह से भी कई बार आपको यह एक्सक्लूजन या बहिष्करण सहना पड़ता है। और ध्यान रखिएगा, यह बहिष्करण छोटा बहिष्करण नहीं है। जब आप डिजिटल दुनिया है उससे बहिष्कृत होते हैं तो आप बहुत सारी चीजों से बहिष्कृत होते हैं। यहाँ पर एक और तर्क अक्सर दिया जाता है कि बाजार अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर लेता है। भाई इसी वजह से देखिए इंडिया में डिजिटल डिवाइसेस सस्ते होते जा रहे हैं, डाटा सस्ता होता जा रहा है। और ये बात सच है कि डाटा सस्ता हो रहा हो, लेकिन इसके बावजूद जब तक आपका वेल प्लान पॉलिसी इंटरवेंशन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, वह वर्ग जो कि वंचित है वही बहिष्करण में सबसे ज्यादा वंचित होता जाता है। ये सामान्य सिद्धांत है। आप कुछ किसी भी चीज पर इसे लागू करके देख सकते हैं कि जब कोई नई चीज आती है, अगर उससे बहिष्करण हो रहा है, उससे किसी किस्म का एक्सक्लूजन हो रहा है, तो यह प्रभाव हमेशा डिफरेंशिएटेड होता है, सबके लिए बराबर नहीं होता है। जो लोग संपन्न हैं, जो लोग साधन संपन्न हैं, उन पर इसका प्रभाव कम पड़ता है, कई बार तो उन्हें फायदा हो रहा होता है। और वे लोग जो पहले से वंचित हैं उन पर इस तरीके की चीजों का प्रभाव ज्यादा नकारात्मक पड़ता है, उनका और ज्यादा वंचन होता है। इसके बाद इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या किन वजहों से डिजिटल डिवाइड है, क्योंकि यह यूरोप की समस्या नहीं है, यह यूनाइटेड स्टेट्स की समस्या नहीं है, फिर भारत की ये इतनी बड़ी समस्या क्यों। पहली चीज ऑब्वियसली अफोर्डेबिलिटी का सवाल। कीमत, चाहे वो डिवाइस की कीमत हो, चाहे वो डाटा की कीमत हो, चाहे वह जो सर्विसेज इन डिवाइसेस पे बेची जा रही हैं उनकी कीमत का सवाल हो। ये डिजिटल डिवाइड में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सबके पास, जैसा कहते हैं ना, टावर नहीं है। क्या सबके पास टावर आ रही है कि नहीं, सिग्नल भी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें आपको 5G कहीं पर मिलेगा और दिल्ली से बाहर निकल के थोड़े से कोने में जाइए, वो 5G कब 4G में कन्वर्ट हो जाता है और 4G कब वो 3G में कन्वर्ट हो जाता है, आपको समझ में आना शुरू हो जाता है। और बहुत सारी जगह पर आपको ये जो टावर हैं ये दिखनी बंद हो जाती है। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल, फिर डिवाइसेस का सवाल। आपके पास फोन है कि नहीं है, और है तो कौन सा फोन है।
वह फ़ोन क्या आपको अतिरिक्त ताकत दे रहा है या आपका फ़ोन आप जो है आपको डिसअपॉइंटमेंट ही दे रहा है, फ्रस्ट्रेशन ही दे रहा है कि कभी कनेक्ट नहीं हो रहा, कभी उसकी मेमोरी खत्म हो जा रही है, कभी आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये इसके साथ परेशानी क्या है, इसमें डाटा दिखाई क्यों नहीं दे रहा। और जैसा मैंने कहा, सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आपके पास डिवाइस है या नहीं है। ये डिवाइस अगर आप स्त्री हैं तो आपका नहीं है। इसका मतलब है कि आपको लगातार एक तरह के सर्विलेंस में, फैमिली सर्विलेंस में और दूसरी चीज़ों में रहना पड़ता है, जिसका परिणाम भी फिर आपको भुगतना पड़ता है। फिर जाहिर है कि जैसा मैंने कहा कि जो सर्विसेज हैं, डाटा पैक जो हैं वो कॉस्टली हैं, रिपेयर मुश्किल है। अब देखिए, ये अलग किस्म का डिवाइस है। ये डिवाइस कृषि के डिवाइसेस जैसा नहीं है। भारत में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जुगाड़ से चलती रही हैं। आपकी कोई चीज़ खराब हो जाती है, आप उसे ठीक करा लेते हैं। फ़ोनों के साथ ये बड़ी समस्या है कि उसके उसके टूट जाने की, उसके खराब होने की गुंजाइश ज़्यादा है। बल्कि बाकायदा कहा जाता है, सिस्टमैटिक तरीके से डिवाइसेस ऐसे बनाए जाते हैं जो कि कुछ ही समय के बाद ऑब्सोलीट हो जाएं। ये बाकायदा टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। प्लान्ड तरीके से उनको ऑब्सोलीट बनाने के लिए तैयार किया जाता है। आप जानते हैं अभी हाल में नया आईफोन का लॉन्च हुआ। आईफोन की बाकायदा पॉलिसी मानी जाती है कि पुराने डिवाइसेस जो हैं वो कैसे जल्दी से जल्दी इस प्रकार के कर दिए जाएं कि वो ऑब्सोलीट लगने लगे। फ़ोन्स में लगातार देखने को मिलता है। तो फ़ोन जो है उनकी रिपेयर मुश्किल है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करने का, उसके चार्जिंग का इशू है, उसके डाटा का इशू है, जिस वजह से भी यह खाई बढ़ती है। प्लीज समझिएगा, ये बात मामला केवल कनेक्टिविटी के ना होने का नहीं है। कुछ लोगों के पास, कुछ एक तबके के पास यह बहुत तेजी से बढ़ रहा होगा, दूसरे तबके के पास ये एक्सेस कम हो रहा होगा या उपलब्ध नहीं होगा। इस कारण उनके बीच का अंतराल लगातार बढ़ता जाएगा। अंतराल बढ़ने का मतलब है डिस्पैरिटी का बढ़ना। ये डिजिटल डिस्पैरिटी आज के युग की सच्चाई हो चुकी है। क्या हम इन डिवाइसेस को कुछ सस्ता कर सकते हैं? वेल, कर सकते हैं, लेकिन क्या किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह उतना इंक्लूसिव नहीं है जितना होना चाहिए। आज इस किस्म की कोई सब्सिडी हमें आम तौर पर देखने को नहीं मिलती। ये सही है कि डाटा के प्राइसेस जो हैं वो या तो रुके हुए हैं या भारत में बाकी देशों की तुलना में सस्ते हैं, लेकिन अभी भी यह बहुत सारे लोगों की पहुंच से बाहर है। मैं अक्सर अपने कॉलेज में अपने विद्यार्थियों से, जब हम ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने को कहते हैं, तो जिस शिकायत को मैं सबसे ज़्यादा सुनता हूं वो ये है कि सर, पैक खत्म हो गया था, सर चार्ज रिचार्ज नहीं था। और वास्तव में उन विद्यार्थियों के लिए ये 200-250 रुपये का रिचार्ज हर महीने का कराना एक बड़ी समस्या है। मैं एक सरकारी कॉलेज में पढ़ाता हूँ और बार बार हम इस बात को लगातार महसूस करते हैं। और मज़ेदार बात है, ये लड़कियों में लड़कों की तुलना में ज़्यादा परेशानी है। जेंडर और दूसरी सोशल डायमेंशंस जो हैं, उन्हें इन एक्सक्लूजन की ज़रूर समझना चाहिए। डिजिटल डिवाइड एक मोनोलिथिक डिवाइड नहीं है। डिजिटल डिवाइड अन्य सोशल कैटेगरीज से इंटरेक्ट करता है, जेंडर से करता है, कास्ट से करता है, कम्युनिटी से करता है, तमाम चीज़ों से, डिसेबिलिटी वाले मामले में करता है, तमाम चीज़ों से करता है। क्योंकि यह केवल आर्थिक असमानता नहीं है। डिजिटल डिवाइड यह लैंगिक असमानता का भी एक रूप है। ये कल्चरल, सांस्कृतिक असमानता का भी एक रूप है। ये सोशल एक्सक्लूजन का भी एक रूप है। डिजिटल डिवाइड केवल चेहरा बदलकर वापस आई हुई विषमता ही है। महिलाओं को कम फ़ोन मिलता है, गरीबों के फ़ोन जो हैं वे इस डाटा का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते। बाकायदा शिकायत की गई है TRAI में, जिसके बाद इन तमाम फ़ोन कंपनियों को कहा गया है कि उन्हें ऐसे विकल्प देने होंगे जिन विकल्पों में वो ऐसा पैक दें जिस पैक में डिजिटल ना हो, जिसमें इंटरनेट ना हो, केवल फ़ोन की कनेक्टिविटी हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास अभी भी फीचर फ़ोन है, वो उसी फीचर फ़ोन से, और उनको मजबूरन बात है कि उनको डाटा खरीदना पड़ता है बावजूद इसके कि वो डाटा का इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि फ़ोन कंपनियां ऐसे पैक दे ही नहीं रही हैं जिसमें आप केवल वॉइस कॉल करेंगे। आपको वॉइस कॉल के साथ कुछ डाटा खरीदना पड़ रहा है। एक तरह से ये है गरीब अमीरों द्वारा या मध्य वर्ग द्वारा खरीदे गए डाटा को समझिए कि सब्सिडाइज कर रहे हैं। वो उन्हें खरीद कर दे रहे, गरीब लोग खरीद रहे हैं, मध्य वर्गीय लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि ये जो डाटा है उसकी कीमत जब आप ले रहे हैं उसमें वो कीमत भी शामिल है जो उस व्यक्ति ने पे की जो उस डाटा का इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये डिजिटल डिवाइड का एक विचित्र फेस है, चेहरा है, जिसकी तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। फिर अगर आप स्मार्टफोन की जो
ओनरशिप है, ऑटोनॉमी है, उसका अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि उसकी एक जेंडरिंग हो रखी है। महिलाओं और पुरुषों के पास, जैसे मैंने कहा, उनके प्राइवेसी के इश्यूज रहते हैं, उनको प्राइवेसी नहीं दी जाती, इस कारण उनको फ़ोन जो है पूरी तरह से उन्हें नहीं दिया जाता। बहुत बार हमारे विद्यार्थी, हम लोग जब मेन गेट से घुस रहे होते हैं, तो हमें ऐसी लड़कियां दिखाई देती हैं जो किसी कोने में बैठी होती हैं, अपने फ़ोन का सिम बदल रही होती हैं। जिसका मतलब ये है कि वो जिस सिम के साथ घर पे होती हैं, उन्हें पता है कि उस सिम पर उनका अधिकार नहीं है, और उनको प्राइवेसी अगर चाहिए तो उनको एक अलग सिम लेना पड़ता है, फिर से दोहरी कीमत देनी पड़ती है। इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर अतीत में जाएं तो हमें कुछ उदाहरण मिलते हैं। देखिए कि हाल में जब कोविड-19 से पूरी दुनिया गुजरी, तो शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। यह डिजिटल एक्सक्लूजन जो है, वह क्या असर डालता है, उसके लिए एक शानदार केस स्टडी है। चलिए एक केस स्टडी से इसे समझने की कोशिश करते हैं। कोविड-19 ने पूरी दुनिया को एक तरह का सदमा दिया। एक शिक्षक होने के नाते शिक्षा की जो दुनिया थी, उस पर जो असर हुआ उसके बारे में बात करते हैं। कोविड-19 ने हमें दिखाया कि डिजिटल एक्सक्लूजन जो है वो क्या होता है। स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए, और उसकी जगह पर गोल गोल घेरे वाली स्क्रीन आ गई। सवाल है, किसके पास ये स्क्रीन मौजूद थी? किन लोगों के पास वे स्मार्टफोन थे परिवार में, जिससे कि वो क्लासेस कर पा रहे थे? अगर वो क्लासेस कर पा रहे थे तो उनकी लर्निंग कैसी थी? टीम लीज के सर्वे के अनुसार 85% इंडियन स्टूडेंट्स को कोविड के दौरान लर्निंग लॉस हुआ, उनके सीखने का नुकसान हुआ। औसतन 40 to 60% जो लर्निंग थी उसका नुकसान हुआ। लोगों के पास फोन नहीं थे, लैपटॉप नहीं थे, या कनेक्टिविटी नहीं थी। और अगर शिक्षा तक पहुंच और ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, तो एक स्टडी है जो कि ट्रैकिंग डिजिटल डिवाइड इन एजुकेशन एनालिटिकल एक्सपोजिशन, ये बताती है कि इसमें हालांकि टेक्नोलॉजिकली ऑनलाइन क्लासेस पॉसिबल थी, लेकिन वंचित वर्ग के स्टूडेंट्स के पास वह अवसर नहीं थे, क्योंकि उनके पास उपकरण नहीं थे, कनेक्टिविटी नहीं थी, या दूसरी परेशानी थी। हम लोगों ने लगातार ऐसी क्लासेस ली जिसमें विद्यार्थियों को लगातार इस बात की परेशानी थी कि उन्हें कनेक्टिविटी नहीं है, उन्हें बाहर आकर क्लास करनी पड़ रही है, फोन नहीं है, या दूसरी परेशानियां हैं। इन सब के अलावा अगर हम यह समझने की कोशिश करें कि जो इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन थी, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स थे जिनमें कि आपको इंस्टीट्यूशन में बेटर लर्निंग होती है, वहाँ पर आपने देखा कि कोविड-19 के समय में ये प्रभाव देखने को मिला कि मसलन फिजिक्स टीचिंग की पर एक स्टडी ये बताती है कि वे विषय जिनमें लैब्स की ज़रूरत थी, उनमें एजुकेशन पूरी तरीके से डिसरप्ट हो गई। टीचर्स उसे लगभग छुट्टी की तरह पढ़ा रहे थे कि चलिए एक काम है, खत्म हो जाएगा। विद्यार्थी उसे एक छुट्टी की तरह देख रहे थे, वे नहीं सीख पा रहे थे। सीखने का नुकसान लगातार डिजिटल डिवाइड की वजह से बढ़ा है। इसलिए जब आप एक घोषणाएं करते हैं, ऐसी नीतियां बनाते हैं, आपको एनईपी में ऐसी नीतियां दिखाई देंगी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जिसमें कहा गया कि सीखने का कुछ हिस्सा अब ऑफलाइन से हटाकर ऑनलाइन कर दिया जाए। बाकायदा अगर आप यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, उसका पॉलिसी इंटरवेंशन देखें तो उनकी यह नीति है कि जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, खासतौर से ग्रेजुएशन में जो सामग्री पढ़ाई जा रही है, उसकी 40% सामग्री को ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया जाए। उन्हें स्वयं जैसे पोर्टल्स या ई लर्निंग पोर्टल्स और एलएमएस के थ्रू दिया जाए। उनकी क्लासरूम टीचिंग की ज़रूरत नहीं है। जो 40% का लॉस है एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग का, इसे जब आप ऑनलाइन लेके जाते हैं तो इसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, या बहुत सारे लोग डिजिटल डिवाइड के कारण इससे वंचित हो जाते हैं। उसे भी आपको देखना पड़ेगा। देन लेट अस टॉक अबाउट अदर बैरियर्स। देयर आर मेनी अदर बैरियर्स, फॉर एग्जांपल द लैंग्वेज, द डिसेबिलिटी का क्वेश्चन, एसेसिबिलिटी का सवाल। क्या इनका ऐसा तो नहीं कि इनको नजरअंदाज किया गया, इनकी तरफ देखा ही नहीं गया? लैंग्वेज बैरियर को समझिए। हम लोग 2000 से, सन 2000 से 25 साल पहले से हम लोग लगातार ये बात करते रहे कि अगर इस देश में आपको इंटरनेट जैसी सेवाएं सब जगह पहुंचानी है तो वह केवल भारतीय भाषाओं में ही संभव है। लेकिन आप पाएंगे कि अभी भी ये सेवाएं या तो अंग्रेजी में हैं, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि हिंदी है उसमें है।
अगर आप भारत की छोटी-छोटी भाषाओं की बात करें, आप गोंडी की बात करें, आप भीली की बात करें, आप मिज़ो की बात करें, आप बोडो की बात करें, आप तुलु की बात करें, आप अन्य बहुत सारी भारतीय भाषाओं की बात करें, उनमें यह सामग्री उपलब्ध नहीं है, इंटरनेट उसमें अवेलेबल ही नहीं है। इंटरनेट पर अगर आप उन्हें सर्च करने की कोशिश करें, आपको शायद ही कुछ दिखाई देगा। एआई में आप सर्च करने की कोशिश करें, शायद ही कुछ दिखाई देगा। मतलब क्या है? ये कौन-सा समाज इन भाषाओं को बोलता है? क्या इन भाषाओं को महानगरीय समाज बोलता है? नहीं। क्या उच्च मध्यवर्गीय समाज बोलता है? नहीं। ये सब वे लोग हैं जो कि आदिवासी हैं, ग्रामीण हैं, जिनकी पहली लैंग्वेज ये है। और आपने एक लैंग्वेज का बैरियर ऑनलाइन की वजह से खड़ा किया, इस दीवार के कारण ये लोग बहिष्कृत हो गए। आपने बाकायदा बिना कुछ खून खराबा किए, बिना कुछ हिंसा किए, इन लोगों को इस दुनिया से बाहर कर दिया। ये दिखाई ही नहीं देंगे। एंड व्हाटएवर इज आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। अगर आप डिसेबिलिटी के सवाल को देखें, ये मान लेना कि पूरी की पूरी दुनिया केवल एबल बॉडीड लोगों की है, जिनके साफ दिखाई देता है, जिन्हें साफ सुनाई देता है, जिनमें मोबिलिटी को, गतिशीलता को लेकर कोई परेशानी नहीं है, जिनमें कॉग्निटिव किसी किस्म की अक्षमता नहीं है, तो आप दरअसल क्या कर रहे हैं? ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी आप लगा रहे हैं कि दुनिया जो है वे केवल एबल बॉडीड लोगों की है, और बाकी लोग जो हैं वो या तो इस दुनिया पर बोझ हैं, या उनको बाहर कर दिया जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि उनकी संख्या कम है। तो आप देखिए कि आप दरअसल बहिष्करण के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारी वेबसाइट उन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती हैं जो देख नहीं सकते, इसलिए क्योंकि इनमें स्क्रीन रीडर सपोर्ट नहीं है, इनमें एक तरह की ब्रेल एबिलिटी नहीं है, इसमें टेक्टाइल एबिलिटी नहीं है, या ये जो बनाई इस हिसाब से गई हैं, छोटी छोटी स्क्रीनें बनाई गई हैं जो कि केवल बहुत जिनकी जो एबल बॉडीड लोग हैं, जो सक्षम शरीर के लोग हैं, केवल उन्हीं के लिए उपयुक्त होंगी, तब कैसे चलेगा? देन ऑब्वियसली देयर आर, एज आई सेड, सोशल कैटेगरीज। कास्ट का सवाल है जो साफ साफ ये बताता है कि जो पहले स्तर की डिजिटल खाई है, स्वामित्व वाली, पहुंच वाली, स्किल्स वाली, ये इसमें जातियों की स्थिति ऐसी है कि जो पहले से अगड़ी जातियां हैं उनका एक्सेस इसमें आनुपातिक रूप से ज्यादा है। अगर आप एबिलिटी की बात करें, आप उनको कंप्यूटर चलाना जानते हैं कि नहीं जानते हैं की बात करें, उनके पास कंप्यूटर उपलब्ध है या नहीं है की बात करें, तो आप पाएंगे कि ये इसका वितरण सभी जातियों में बराबर नहीं है। जो पहले से कही जाने वाली अगड़ी जातियां हैं उनका एक्सेस इन चीजों में ज्यादा है, उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। और फर्स्ट मूवर एडवांटेज होने का मतलब है कि उनकी कल्चरल कैपिटल में यह शामिल हो जाता है, और इस कारण अगली पीढ़ी तक वहां आसानी से पहुंचता है। जबकि पिछड़ी कही जाने वाली जातियां जो हैं वो इसमें भी वंचन महसूस करती है। मैं तो एक लगातार मुझे उस दुनिया में रहना पड़ता है जिसे आप इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया कहते हैं, क्रिएटर्स की दुनिया कहते हैं, और मैं बार बार इस सवाल को उठाता हूं कि क्या क्रिएटर्स की बिरादरी में, क्योंकि वो तो सारी ऑनलाइन की बिरादरी है ना, क्रिएटर्स की बिरादरी में, इन्फ्लुएंसर की बिरादरी में तमाम जाति समुदाय के लोगों को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सा मिलता है क्या? आप जरा दो खोज कर देख बताइए कि कितने वे ऐसे क्रिएटर्स आपको दिखाई देते हैं जो कि निम्न जातियों से आते हैं, निम्न कही जाने वाली जातियों से आते हैं, और उनको उस किस्म की ब्रांड कोलैबोरेशंस मिलती हैं, उसी किस्म के संपन्नता मिलती है जैसी कि बाकी क्रिएटर्स को मिलती है। आप पाएंगे कि दरअसल उनकी संख्या बहुत कम है। पहले तो संख्या बहुत कम है, और उस संख्या में मिलने वाले उनके लाभ बाकी लोगों से डिस्प्रपोर्शनेटली कम है। ये आप जाति, ये कहना कि डिजिटल दुनिया में जाति नहीं होती, एक बहुत बड़ा झूठ है। या डिजिटल दुनिया में अन्य सामाजिक बहिष्कार नहीं होते, एक्सक्लूजन्स नहीं होते, ये भी झूठ है। फाइनली इस बात को समझिए कि जब हम इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस की बात करते हैं, जब हम ये कहने की कोशिश करते हैं कि जो किया जा रहा है या किया जाना चाहिए वह क्या है, भारत में इंस्टीट्यूशनली क्या किया गया है, हमारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, किस किस को उपलब्ध है। ये सही है कि कुछ चीजें ऐसी की गई हैं पिछले 20-25 सालों में, जिसमें आधार का सवाल है, यूपीआई का सवाल है, डिजी लॉकर का सवाल है, कॉमन सर्विस सेंटर्स का सवाल है, सीएससी का सवाल है। इन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया के सामने खड़ा किया है। लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर के यूजेस को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो वहां भी आपको एक किस्म का एक्सक्लूजन दिखाई देगा। यह सब तक उपलब्ध नहीं है, सबको बराबर तौर पर उपलब्ध नहीं। अगर आप रीसेंट रिपोर्ट की बात करें, जीएसएमए की बात हमने की, जीएसएमए 2025 की रिपोर्ट है कि उसने बाकायदा एक चेतावनी दी है कि अगर इनोवेशन और एडॉप्शन
इनकी खाई नहीं भरी गई तो भारत 2047 के डिजिटल सॉवरेनिटी लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही अपनी रफ्तार खो सकता है। ये डिजिटल सॉवरेनिटी एक बहुत महत्वपूर्ण घटक होने जा रहा है जब हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात करेंगे उसमें। इस रिपोर्ट में बताया गया कि अलग अलग क्षेत्रों में क्रॉस सेक्टर कोलैबोरेशन की जरूरत है। फाइबर और डेटा सेंटर्स जो हैं उसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ग्लोबल कोऑपरेशन बढ़ाने की जरूरत है। आने वाली जो तकनीक है, 6G आएगा, क्वांटम आएगा, एआई आएगा, उसके लिए आपको और रेगुलेशंस और गवर्नेंस की जरूरत है। ये सही है कि कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं या कुछ नए इनोवेशंस किए जाते हैं। अक्सर विज़डम ऑन व्हील्स की बात की जाती है। एक मोबाइल बस लैब जो कि गाँव में डिजिटल लिटरेसी सिखाने की कोशिश करती है, या कुछ नॉर्थ ईस्ट के कुछ जगहों पे आप डिजिटल लर्निंग हब की या सोलर एनर्जी से चलने वाले कंप्यूटर सेंटर्स की बात करते हैं। ये अच्छी बात है, अच्छा रास्ता है, लेकिन ये पर्याप्त है या नहीं है, इसके लिए मुझे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वह कविता याद आती है। Woods are lovely, dark and deep. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. Miles to go before I sleep.